वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को नया चैप्टर करना है ना, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। चलिए हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया चीज शुरू करेंगे। वो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे और स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो थियोरेटिकल भी है और उसमें से क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में। तो हम लोग थियोरेटिकल आज पार्ट पढ़ेंगे। थियोरेटिकल में एक एक पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। इस तरीके से आप हम लोग करेंगे आज स्टैटिस्टिक्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हम लोगों का है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। चैप्टर का नाम है बेटा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। यह चैप्टर है। जब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की बात आती है। अब स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, हमें यही तो पढ़ना है, तभी तो हम उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पे आएंगे कि कैसे डेटा को डिस्क्राइब किया जाए। यही तो हमें सीखना है, यही तो समझना है, यही तो एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आया कहां से, स्टैटिस्टिक्स आया कहां से, ये तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उसके बारे में भी पढ़ना होगा हम लोगों को। तब जाकर फिर आप समझोगे कि इसका मतलब क्या है। नॉर्मली कहा गया था, स्टैटिस्टिक्स को अगर डेराइव करने से पहले कहा गया था कि किसी भी कंट्री का डेमोग्राफी के बारे में पता करना है। किसी भी कंट्री का डेमोग्राफी कहने का मतलब क्या है, वहां का पॉपुलेशन, वहां का एम्प्लॉयमेंट, वहां का हमारे पास क्या जीडीपी है, क्या एनडीपी है, ये सारी चीजें, वहां का बाउंड्रीज क्या है, उसका एरिया क्या है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। दिस इज द डेमोग्राफी ऑफ द कंट्री। जब आप इस चीज के बारे में पढ़ते हो तो उस चीज को भी हमें यहां पे समझना है। आप इसी चीज बात समझते हो, हम लोग के यहां हमारे भारत में हर 10 साल पे सेंसस होता है। हर 10 साल पे 10 ईयर्स पे सेंसस होता है। क्यों होता है भाई? ये तो हर कंट्री में होता है, क्योंकि यह हर कंट्री क्या करती है, अपनी डेमोग्राफी पता करेगी कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, सारी चीजें पता तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। देखोगे स्टैटिस्टिक्स जो डिफाइन किया गया है वह है वर्ड 3 डिफरेंट लैंग्वेज वर्ड में यूज किया गया है। सबसे पहला हमारे पास है बेटा लैटिन वर्ड। ध्यान देना, स्टैटिस्टिक्स का जनरेशन किसमें हुआ है, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में इसको स्टेटस कहा जाता है। स्टेटस इटालियन वर्ड से भी जनरेट हुआ है, उसमें कहा गया है स्टैटिस्टा। नाम याद रखना है, लैटिन वर्ड में स्टेटस कहा गया है। हो सकता है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ दे, लैटिन वर्ड में स्टेटस, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा, एंड जर्मन वर्ड में बेटा क्या कहता है, स्टैटिस्टिक। ये ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक, TIK नॉट C, स्टैटिस्टिक। यानी 3 डिफरेंट, देखो लैटिन वर्ड अलग हो गया, इटालियन वर्ड अलग हो गया और जर्मन वर्ड अलग हो गया। इन 3 अलग अलग वर्ड्स हमारे पास लिए गए हैं। इटालियन वर्ड के आधार पर हम स्टैटिस्टिक को स्टेटस कहते हैं, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा बोलते हैं और जर्मन वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। तो यह हमारे पास
डेराइव कहां से हुआ है? यह 3 वर्ड है, लैटिन, इटालियन एंड जर्मन। ये ध्यान रखना है, लैटिन, इटालियन एंड जर्मन, इन 3 वर्ड, इन तीनों के लैंग्वेज वर्ड से। एक तरीके से लैटिन भी हमारे पास क्या है, अलग कंट्री का भाषा है, वर्ड्स है, इटालियन इटली वर्ड्स का है, जर्मन जर्मनी वर्ड से लिया गया है। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं, उस भाषाएं के आधार पर, लैंग्वेजेस के आधार पर हमने लैटिन वर्ड में स्टेटस बोला है, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा बोला है, और जर्मन वर्ड में इसे बोला जाता है स्टैटिस्टिक। क्लियर है? तो ये 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? लैटिन, इटालियन एंड जर्मन। लैटिन स्टेटस, इटालियन स्टैटिस्टा एंड जर्मन स्टैटिस्टिक, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, नॉट एनी अदर वर्ड्स। यह 3 वर्ड से डिफाइन किया गया है। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहा जाएगा? अब देखोगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। अगर स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन यहां पे किसमें दिया जा रहा है? डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारा प्लूरल सेंस और दूसरा है सिंगुलर सेंस। ध्यान देना बेटा, 2 सेंस में डिफाइन की गई है, 2 सेंस में डिफाइन की गई है, प्लूरल सेंस और दूसरा है सिंगुलर सेंस। अब कहोगे कि सर प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। अब यहां पे अगर मैं प्लूरल सेंस की बात करता हूं तो क्या कहता है? प्लूरल सेंस डेटा को कहता है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, उसे हम कहते हैं प्लूरल सेंस। अगर कोई भी, अगर हमने डिफाइन किया है डेटा में, यानी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में अगर डिफाइन करते हैं तो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा के बारे में डिस्क्राइब करता है। स्टैटिस्टिक्स किसको डिस्क्राइब करेगा? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा को, तो वह प्लूरल सेंस में होगा। डेटा बहुत सारे होंगे हमारे पास। सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस क्या कहता है? सिंगुलर सेंस में आपको साइंटिफिक मेथड को बताएगा, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, ये एक मेथड होगा, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कहने का मतलब साइंस के बारे में सोचना, साइंस के बारे में सोचने में साइंस के तरीके से सोचना। साइंस के तरीके से सोचने का मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट भी देखोगे, कॉज एंड इफेक्ट है। हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों? आर्ट क्या कहता है? बिहेवियर में लाता है, और साइंस क्या कहता है? इसका इफेक्ट क्या होगा, नेचर क्या है हमारे पास, इसका कॉज और इफेक्ट क्या देगा। दैट इज अ साइंटिफिक मेथड, इसीलिए साइंटिफिक मेथड बोला गया है। यानी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड, जो कि साइंटिफिक मेथड है, क्या चीज के लिए? स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करने के लिए। क्लियर है? अब देखोगे प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में क्या डेफिनेशन कहता है। हमारे पास एक पॉइंट अब आप लोग ध्यान रखोगे, जहां पे भी अगर क्वेश्चन आता है कि इफ स्टैटिस्टिकल डिफाइन द डेटा आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, it will be the plural sense definition, it will be the plural sense definitions. If a statistics define the particular method, scientific method or a statistical method, this definition will define singular sense. ये ध्यान रखना आप लोग, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में अंतर। जहां पे भी डेटा को डेटा के अकॉर्डिंगली डिफाइन होगी, दैट इज अ सिंगुलर प्लूरल सेंस। एंड अगर हमारे पास
क्या होगा? अगर मेथड के आधार पर डिफाइन की जाएंगी तो उस केसेस में उसे सिंगुलर सेंस कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला आप देखते हैं डेफिनेशन। अब एक्चुअल डेफिनेशन करेंगे। ये तो हमारे पास क्या था, सिर्फ हमने यहां बताया कि डिफाइन दो तरीके से होता है, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। समझ में आ गया होगा सभी को क्या चीज है, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस डिफाइन डेटा, प्लूरल सेंस डिस्क्राइब डेटा, सिंगुलर सेंस डिस्क्राइब मेथड। एंड व्हाट मेथड? साइंटिफिक मेथड। एंड विच साइंटिफिक मेथड इज स्टैटिस्टिकल मेथड। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी करते चलोगे आप लोग, इस चीज को कॉपी कर लोगे इसको आप लोग फटाफट। इसके पीछे वाले भी अगर कॉपी करना चाहते हैं कर लेंगे जरा इसको। स्टैटिस्टिक्स फटाफट अपने कॉपी पे भी कर लोगे इसको। स्टैटिस्टिक्स के तीनों वर्ड्स के लिए जल्दी से। चलिए अभी इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए जरा। अब आ जाइए आप लोग डेफिनेशन पे। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन है हमारे पास प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस दोनों का है। ध्यान देना है जरा, हम लोगों को ध्यान देना है। प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस किसको डिस्क्राइब कर रहा था? डेटा। आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव किसको डिफाइन कर रहा था? डेटा को। वह डेटा आइदर क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है? स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स expressed in quantitative as well as qualitative, expressed in quantitative as well as qualitative for predetermined purpose, for predetermined purpose, but it is affected by some internal or external factors। अब बात यहां पे आ गई डेफिनेशन में, स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? होल, होल डेटा। देखो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, होल। फैक्ट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। information, and information is also known as data।
आ गई बात। हमने कहा कि प्लूरल सेंस डेटा को बता रहा है, तो यहां भी डेफिनेशन में क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब टोटल, फैक्ट्स का मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा। होल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन ऑफ डेटा इज अ स्टैटिस्टिक्स, इज अ स्टैटिस्टिक्स। एंड दिस डेटा, जो फैक्ट्स आप कलेक्शन करते हो, जो आपका फैक्ट्स कलेक्टेड है, वह या तो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। यानी कि हम जो भी डेटा एक्सप्रेस करेंगे वह क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब बेटा न्यूमेरिकल डेटा होगा। क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल। क्या है, न्यूमेरिकल। और क्वालिटेटिव बेटा क्या कहता है, एट्रीब्यूट्स बताएगा, प्रॉपर्टी, या इसको क्वालिटी कहते हैं। अब कहोगे कि सर एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी क्या कहते हैं। अब बेटा अगर आप लोगों ने अपने सीबीएसई के 12th के मार्कशीट देखे होंगे, सभी के पास होगा, उस मार्कशीट में आपके नंबर्स हैं, मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज। जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स गिवन है वो क्या है, न्यूमेरिकल। लेकिन बेटा उसके आगे देखोगे कुछ ग्रेड भी दिया हुआ होगा, A+, B+, इस तरह का। वो क्या है, वो क्या है, वो आपकी क्वालिटी बता रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो डेटा होगा वह क्वांटिटेटिव भी होगा और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। अब लेकिन एक बात यहां पे आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स में डेटा अगर क्वांटिटेटिव है तो हम क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वालिटेटिव है तो हम उसको क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों, मैं बताता हूं अब आपको। जब 10th क्लास में ग्रेडिंग सिस्टम थी, अब तो मार्क्स में आ गए, फिर दोबारा, पहले मार्क्स होता था, अब बीच में आ गया था ग्रेडिंग सिस्टम। अब ग्रेडिंग सिस्टम में आता था तो किसी को A+ आया तो एग्जैक्ट मार्क्स वहां पे नहीं पता चलता था कि बेटा आपका कितना मार्क्स है। उसने बताया कि 95 से लेकर 100 के बीच में होगा तो हम A+ देंगे। तो अगर मान लो कि आपको A+ मार्क्स आया, A+ मार्क्स आया, तो आपके 95 आए या 96 आए या 98 आए या 99 आए या 100 भी आया, क्या पता, नहीं पता है ना। तो वहां पे ये बता दिया कि 95 से 100 के बीच में A ग्रेड है। क्यों, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव के आधार पर क्वालिटी को ग्रेडिंग कर रहे हैं, यानी हम क्वालिटेटिव डिफाइन कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव डिफाइन आसानी से होती है, लेकिन क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव डिफाइन करने में हमें दिक्कतें होती है। तो लेकिन जब डेटा का कलेक्शन होता है तो उस केसेस में हमारे पास क्या कह सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कलेक्शन हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी कलेक्शन हो सकता है। क्लियर है। अब देखोगे, जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया प्री डिटरमाइन पर्पस, ऑब्वियसली। अब अगर मैं बात करता हूं प्री डिटरमाइन पर्पस की, किसकी बात कर रहा हूं, प्री डिटरमाइन पर्पस की। अगर प्री डिटरमाइन पर्पस की अगर मैं बात करूं तो किसका मतलब, जब कोई भी डेटा की अगर मैं बात करता हूं, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं, तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहला कहता है कि आपको पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। विदाउट डिफाइनिंग पर्पस, अगर पर्पस डिफाइन नहीं होगा तो आप सही डेटा का कलेक्शन नहीं कर पाओगे, सही डेटा का कलेक्शन नहीं कर पाओगे। ये आप ध्यान रख लेना बेटा।
क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपने पर्पस डिफाइन नहीं किया तो क्या हो जाएगा? पर्पस डिफाइन नहीं किया तो क्या होगा? डेटा का कलेक्शन सही तरीके से नहीं आएगा। जब सही तरीके से डेटा का कलेक्शन नहीं आएगा तो उस केसेस में क्या होगा? आपका रिजल्ट जो चाहिए वो गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात है, मैं एक चीज मैं और बताऊं कि अगर कोई भी कंट्री, चाहे हमारा भारत ही हर 10 साल पे सेंसस कराती है, हर 10 साल पे सेंसस कराती है, मतलब पॉपुलेशंस के बारे में पता करना है। अब बताओ कि अगर सेंसस होता है तो क्या है वो? कुछ पर्पस तो होगा, कुछ तो पर्पस होगा। बिना पर्पस का तो डेटा कलेक्शन नहीं होता है बेटा। कुछ तो पर्पस होगा। तो पर्पस क्या है? सरकार को यह पता करना है कि हमारे कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद सरकार इसको, जब पॉपुलेशन का पूरा आता है तो उसमें पूरा ब्यौरा आता है, उसमें पूरा डिटेल्स आता है। वह डिटेल्स होता है कि किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितना 10 साल में जन्म हुआ, कितने 10 साल में डेथ हुए, कितने हमारे पास लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। ये सारी डिटेल्स पता लगती है उससे। तो सेंसस कराने का पर्पस होता है, उस पर्पस के आधार पर ही हम कोई भी डेटा का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैंने कहा कि आपको सिंपल सी, मैंने कहा आपको कि आप एक डेटा, मुझे मेरे डेटा लेकर आते, मैंने कहा कि आप डेटा का कलेक्शन करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डेटा का कलेक्शन करो, तो आप क्या कहोगे मुझे? सर किस चीज का, किस चीज का कलेक्शन करूं? अब किस चीज का मतलब, इट मींस वी हैव टू डिफाइन फॉर व्हाट पर्पस वी हैव टू रिक्वायर द डेटा। हमें किस पर्पस के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो पर्पस डिफाइन करेंगे, उसी पर्पस के आधार पर तो डेटा का कलेक्शन होगा। विदाउट पर्पस डिफाइन किए तो हम डेटा का सही कलेक्शन कर ही नहीं पाएंगे, इररिलेवेंट डेटा आ जाएगा। इररिलेवेंट डेटा आने के कारण हमारे रिजल्ट्स भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन पर्पस। यानी पर्पस क्या है, क्लियर है यहां पे? एंड अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर। अब क्या कहता है? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर से इफेक्ट होगा। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होने की बात कहने का मतलब, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होगा, वो मैं मानता हूं इफेक्ट होगा। कैसे होगा? अब बात आती है कि इंटरनल फैक्टर कौन सा होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या कौन सा होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि आपके घर पे डोर टू डोर सर्वे करने आया किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। मान लो कि वह एक टूथपेस्ट की प्रोडक्ट के बारे में मार्केट सर्वे करने आपके घर आता है एक सर्वेयर। आपसे पूछता है कि सर आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? तो आपने क्या बताया? मैं पेप्सोडेंट यूज करता हूं। ठीक है, आपने बताया पेप्सोडेंट। वह सर्वेयर बेचारा क्या करेगा? वह आपकी बात मानकर वह पेप्सोडेंट लिख लेगा। लेकिन एक्चुअली क्या था? आप पेप्सोडेंट नहीं, लाल दंत मंजन यूज कर रहे थे। आपने क्या प्रोवाइड किया? गलत डेटा प्रोवाइड किया। क्या सर्वेयर का कंट्रोल आप पर था?
सर्वेयर का कंट्रोल आप पर नहीं था, सर्वेयर को आपने गलत डेटा दे दिया, तो आप क्या हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर। यानी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल किसी फैक्टर पे ना हो, जो सर्वेयर आया है, एस्टिमेटर आया है, इन्यूमरेटर आया है, जो भी आया है, वह अगर डेटा कलेक्शन करने आया है सर्वेयर, अगर उसको डेटा देने वाला ही गलत डेटा बता दे, तो सर्वेयर नहीं कहेगा, आपके घर में झांक कर नहीं देखेगा कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, वह आपकी बात मान लेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण गलत डेटा मिला। तो जब डेटा कलेक्शन की जाती है तो यह भी ध्यान रखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स का माइंड स्टेटस भी होता है, कुछ लोग सही डेटा बताते हैं, कुछ लोग गलत डेटा बताते हैं। अब अपने दोस्तों में ही कभी कभी देखते नहीं हो, आप लोग अपने दोस्तों में ही तो देखते हो ना, क्या कहते हो, भैया आपका कितने मार्क्स आए थे, तो कहता है कि मेरा तो 70 के लाइन में आया है। अब आप उसके मार्कशीट तो चेक करने नहीं गए, लेकिन वो आपको कुछ गलत बता दिया, तो उस केसेस में क्या कहोगे, दैट इज ऑल्सो द एक्सटर्नल फैक्टर, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो सर्वेयर डेटा कलेक्शन करने आया और जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है वह गलत डेटा दे दे, वह जो भी उससे क्वेश्चन कर रहा है उससे वह गलत डेटा दे रहा है, तो उस केसेस में जो डेटा का कलेक्शन होगा वह गलत होगा, जिसके कारण हमारा इफेक्ट होता है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कहने का मतलब, सर्वेयर खुद अपने फॉर्म भर के दे दिया, अब क्या हो गया, सर्वेयर की गलती है, यहां पे उसने गलत डेटा प्रोवाइड कर दिया, खुद को गलत डेटा प्रोवाइड किया, दैट इज ए इंटरनल फैक्टर। एक छोटी सी भाषा में मैंने समझाया। तो यहां पे हमारे पास यह इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के कारण डेटा इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी स्टैटिस्टिक्स सोचता है। अब देखोगे यह प्लूरल सेंस डेटा डिफाइन कर रहा है, जिसको वह डेटा की स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिफाइन कर रहा है। ध्यान रखना, प्लूरल सेंस डेटा के स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिफाइन कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिफाइन कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कहने का मतलब, सबसे देखो स्टैटिस्टिक्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, characteristics of statistics. First, aggregate of facts. Aggregate of facts. दूसरा, data should be quantitative or qualitative. Third, predetermined purpose. And fourth,
affected by external as well as इंटरनल फैक्टर्स, यह कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। क्या बता रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। आपको यह ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई डाउट? यह कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखो, यह कौन सा बताया? यह सिंगुलर सेंस, जो डेफिनेशन है वह सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं सिंगुलर सेंस डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, तो डेटा का भी यह कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दे रहा है। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया कौन सा? प्लूरल सेंस का डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस क्या कहता है? सिंगुलर सेंस, हमने सिंगुलर सेंस में क्या बताया था? लिखते चलना है बेटा। सिंगुलर सेंस में क्या बताया था? साइंटिफिक मेथड यानी स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड, या इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। अब मेथड की अगर मैं बात करूं तो मेथड को क्या कहेंगे? प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? प्रोसेस का मतलब कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, ये ध्यान रखना है। अगर सिंगुलर सेंस में अगर मैं बात करता हूं तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स मेथड्स को डिफाइन करता है। मेथड्स का मतलब प्रोसेस। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर का प्रोसेस क्या होगा, तरीके क्या होंगे, क्या क्या फंक्शन इन्वॉल्व होगा स्टैटिस्टिक्स में, तो यह स्टैटिस्टिकल मेथड कहा जाता है। यह डिफाइन करता है सिंगुलर सेंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं आपको, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। अब देखोगे क्या कहता है? इट इज अ प्रोसेस या इट इज अ मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड। पहला फंक्शन हो गया हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा। दिस इज डिनोटेड एज कलेक्शन ऑफ डेटा। पहला काम होगा कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा में भी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, कुछ भी हो सकता है। आपने डेटा कलेक्शन करना है, सबसे पहला काम डेटा का कलेक्शन अकॉर्डिंग टू पर्पस होगा। विदाउट डिफाइनिंग पर्पस वी कैन नॉट कलेक्ट एनी डेटा। इफ वी कलेक्ट एनी डेटा विदाउट एनी पर्पस, then data will be irrelevant. Data may be irrelevant and result will be fake. रिजल्ट क्या हो जाएगा? फेक हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो उस केसेस में हम क्या कहेंगे? उस केसेस में वह गलत हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए अगला कहता है सॉर्टेड, जिसको हिंदी में कहते हैं छांटना। क्या कहते हैं? छांटना, अलग अलग करना। रेलिवेंट डेटा जब आता है तो डेटा तो उसको क्या करोगे? अलग अलग हटाओगे ना। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो कि एक कंपनी ने रिक्रूटमेंट निकाली
रिक्रूटमेंट निकालने के बाद एप्लीकेशन आया, लोगों ने अप्लाई किया तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आया। तो एप्लीकेशन आने के बाद अब क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, छांटेंगे कौन सा रेलिवेंट एप्लीकेशंस है, कौन सा इररेलिवेंट एप्लीकेशंस है, कौन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, कौन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये तो देखना पड़ेगा ना हम लोगों को, बिना देखे तो नहीं होगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉर्टिंग करना है। जब आप पर्पस डिफाइन कर रहे हो, जब आप पर्पस डिफाइन कर रहे हो तो पर्पस में तो पता हो जाता है कि पर्पस क्या है, डेटा कलेक्शन करने के लिए। तब क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा डिटेल्स तैयार करते हैं, उस पर्पस का डेटा, जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्शन किया गया है उससे रेलिवेंट डेटा को अलग कर देते हैं और इररेलेवेंट डेटा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कलेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि मेरा रिक्वायरमेंट वाला डेटा से के अलावा भी कुछ डेटा हमें मिल जाए, तो हम उसको सॉर्टिंग करते हैं। यानी सॉर्टिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू द पर्पस, व्हाट इज आवर पर्पस, एंड पर्पस के आधार पर, पर्पस के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, छांटते हैं डेटा को। छांटेंगे नहीं तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। प्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म। अब बात आती है सॉर्ट करने के बाद आप क्या करते हो, प्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म। एक से प्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म कहने का क्या मतलब है, हमें तो यही समझना है। प्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से प्रेजेंट करो जिससे कि कोई भी लेमैन आपके प्रेजेंटेशन को समझ सके। अब देखोगे जरा, मैच होता है क्रिकेट का, क्रिकेट का मैच होता है तो विकेट गिरने का या रन बनने का ग्राफिकली रिप्रेजेंट टीवी में दिखाई जाती है, लेकिन कब विकेट गिरा, कितने रन बने, उसका ग्राफिकली आधार पर लोग बता देते हैं। जिनको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी बता देते हैं कि इस ओवर में इतना रन बना है या इस ओवर में इतने विकेट गिरे हैं। अब बताओ, प्रेजेंटेशन हुआ तभी तो पता लगा कि कोई भी लेमैन पता कर सके। बेटा मैं अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग मुझे अपना P&L अकाउंट निकाल के दे दोगे तो मैं बता सकता हूं ना कि क्या खर्चा है और क्या इनकम है और कितना प्रॉफिट हो गया। जब P&L अकाउंट बनाकर आपने दे दिया तो P&L अकाउंट बनाना क्या है, एक प्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या मान लो कि हर कंपनी अपना P&L अकाउंट बनाकर मार्केट में देती है, चाहे अपना जो भी एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करती है वह देती है, उससे कोई भी लेमैन समझ सकता है कि इस कंपनी की क्या स्थिति है। इन्वेस्टर के लिए देती है, इन्वेस्टर समझ सकता है कि इन्वेस्टर की कोई इसमें क्या, वह उस कंपनी की स्थिति क्या है। तो आप बता सकते हो, यह प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक सही कोई भी लेमैन उसको समझ सके। तो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है उसमें से सॉर्ट किया है तो आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो जिससे कि कोई भी लेमैन किसी भी लेमैन को समझ में आ जाए। क्लियर है? कोई बात? चलिए, एनालाइजिंग। अब हम प्रेजेंट तो कर देंगे, डेटा कलेक्शन करना है तो पर्पस के अकॉर्डिंगली एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का मतलब आपने जिस पर्पस से डेटा कलेक्शन किया है, प्रीवियस डेटा भी आपने कलेक्शन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज तो करोगे ना। आप देखो ना, पिछले मान लो कि हर कंपनी अपने नेक्स्ट ईयर से कंपेयर करती है कि मेरा इतना % ग्रोथ है, और यह ग्रोथ का मतलब एनालाइज करना हुआ कि नहीं हुआ। आप पास्ट रिकॉर्ड से और प्रेजेंट रिकॉर्ड्स के आधार पर एनालाइज करोगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यह एनालाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि डेटा कलेक्शन जिस पर्पस के लिए किया गया है अब उसमें एनालाइज करते हैं।
अब एनालिसिस भी कितने तरीके के होते हैं, ध्यान रखना है। एनालिसिस भी अलग अलग तरीके से होता है। एनालिसिस हम दो तरीके से करते हैं, ध्यान रखना। एक स्टैटिस्टिकल टूल्स एनालाइज के लिए की जाती है और दूसरा हमारे पास सैंपलिंग मेथड से हम करते हैं। दो चीजें होती हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल टूल्स और दूसरा सैंपलिंग मेथड से भी हम करते हैं एनालाइज। तो इस केसेस में यहां पे क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा जो आपने प्रेजेंट किया है, तब जाके आप फ्यूचर का प्रिडिक्शन करोगे, अदरवाइज वह फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं होगा। यानी देन इंटरप्रेट द डेटा। क्या हो गया हमारे पास, तब जाके हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब देखो कि यह सिंगुलर सेंस जो डेटा हमारा बता रहा है, सिंगुलर सेंस जो बता रहा है, या मेथड को बता रहा है, या प्रोसेस को बता रहा है, यह स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व फंक्शन को बता रहा है कि ये स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व हैं। क्लियर है? फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे जरा आप लोग, इसके बाद हम फंक्शन लिख देंगे इसका। जल्दी से आप लोग कॉपी करिए। लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग जरा अब लिख देता हूं मैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व है? फंक्शन involved in statistics. First, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला काम है कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा फंक्शन कलेक्शन के बाद, ना कि कलेक्शन से पहले, सॉर्टिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू predetermined purpose। predetermined purpose। And third is presented in summarized form। presented in summarized form। समराइज फॉर्म का मैंने बता दिया कि किस तरीके से, जब आप सॉर्ट कर लोगे अकॉर्डिंग टू, तब उसको बाद क्या करते हो, आप प्रेजेंट करते हो। सिंपल से एक लॉजिकली मैं बता दे रहा हूं। आप सिंपल सा अकाउंट्स में पहले क्या बनाते हो, आपके पास ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स आता है, ओके, डेटा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या करते हो, जनरल एंट्री करते हो। फिर उसके बाद क्या बनाते हो आप, जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आप क्या बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, इस तरीके से। तो आपने क्या किया, जो डेटा आपके पास है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू किया जिससे कि कोई भी लेमन समझ में आ जाए। तो यही तो चीजें हैं।
तो जो भी प्रोसीजर्स होता है काउंटिंग में आप देखते हो स्टेप वाइज होता है, और लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो सभी को पता होता है कि इसका क्या रिजल्ट है। जो लास्ट जो लेमैन भी होगा वो बता दे सकता है कि इस कंपनी की कितनी प्रॉफिट है और कितनी लॉस है, कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी चीज पता लग जाती। क्यों पता लग गई? क्योंकि आपने इसको प्रेजेंट कर दिया। तो प्रेजेंट कर दिया तो क्या हो गया, उससे पता लग गया खर्चे इतने हैं और इनकम इतने, सबको डिस्क्राइब कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या लॉसेस बताया जा सकता है, जिसको कहते हैं हम प्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म। तो एक फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? फोर्थ, एनालाइजिंग। एनालाइज करना है। जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है और प्रेजेंट किया है उसको कंपैरिजन करना है। एनालाइजिंग करना का मतलब कंपैरिजन बिटवीन पास्ट डेटा एंड प्रेजेंट डेटा। by applying statistical tools अब कहोगे कि सर स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या है? मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा है, वो क्या है? आप जो डेटा का टूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेटा का हम क्या टूल्स क्या है? मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब क्या है? दिस इज द टूल्स। यह स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गया। दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक, जो सैंपलिंग में हम यूज करते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जो टेस्ट हम सैंपलिंग में करते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल्स। Fifth, interpretation of फ्यूचर का हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यह हमारे पास क्या कर सकते हैं, यह बताया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है। आजकल जरा देखना, कभी भी आप देखोगे आजकल कोरोना वायरस का, कोविड-19 का जो एक्टिव, टेस्टेड, रिकवर्ड, कंफर्म्ड केस, डेथ रेट, डेथ्स, इन सभी का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चल रहा है। ये एक सर्टेन रेट से नहीं बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन देखोगे जब उसको एक पर्टिकुलर ट्रेंड हम पता करते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, इसमें जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स डिफाइन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू डेटा होगा, उसके आधार पे पता किया जाता है कि यह कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। इसके लिए जो एनालिसिस होता है, देखोगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी होता है, तो उसमें कहा जाएगा वो क्या, दैट इज अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टूल्स, और फ्यूचर कितना बढ़ सकता है यह भी पता लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कोई भी चीजें पता कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए अब आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन करना है फंक्शन। अब जब हम फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो अब क्या क्या काम हमें करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो अब आते हैं क्या चीज? फंक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला हमारे पास है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहता है?
कि आप डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा इकट्ठा करना है हमको, गैदरिंग द डेटा, कलेक्ट द डेटा। अब दिमाग में आएगा कि हमें डेटा कलेक्शन करना है, किस पर्पस के लिए करना है, तो पर्पस भी साथ में डिफाइन होगा। उस पर्पस से रिलेटेड आप सोर्स ढूंढोगे कि इस पर्पस से कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो यानी हमें डेटा कलेक्शन करने के लिए सोर्स की जरूरत होगी। किस चीज की जरूरत होगी? सोर्स की जरूरत होगी। वह सोर्स क्या होगा, यही तो हमें ध्यान देना है। सोर्स क्या है? सोर्स हमारा है पहला प्राइमरी सोर्स। क्या कहता है प्राइमरी सोर्स? प्राइमरी सोर्स क्या कहता है? लिखते चलना है बेटा। प्राइमरी सोर्स क्या कहता है? द डेटा कलेक्टेड directly from a population, directly from a population, directly from population, direct contact, first hand data, first hand data, जो पहली बार डेटा कलेक्शन हुआ वही प्राइमरी सोर्स होगा, अदरवाइज वो प्राइमरी नहीं होगा। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं इसको, सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं फर्स्ट हैंड डेटा। जो पहली बार डेटा कलेक्शन किया गया है वो क्या कहा जाएगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स डायरेक्टली पॉपुलेशन से जो डेटा कलेक्शन होगा वो कहा जाएगा प्राइमरी सोर्स, अदरवाइज वो प्राइमरी नहीं होता है। प्राइमरी का मतलब होता है पहली बार जो डेटा कलेक्शन किया गया। अब इस जो डेटा कलेक्शन उसको अगर आगे कोई यूज करता है तो वह प्राइमरी नहीं होगा बेटा, ध्यान देना। अगर मैंने डेटा कलेक्शन किया, लोगों से जा जाकर घर घर इकट्ठा किया, तो वह मेरा प्राइमरी डेटा हुआ। लेकिन मैंने कोई दूसरे से लेकर डेटा का हमने एनालिसिस किया, दैट इज नॉट ए प्राइमरी। क्लियर है? अब मेथड्स क्या कहता है? दिस इज द मेथड्स ऑफ collection of primary source of data। कैसे डेटा कलेक्शन की जाएगी, कैसे डेटा कलेक्शन की जाएगी ये हमें बताना है। प्राइमरी सोर्स तो बेटा सबसे पहला है इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर के बारे में। इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर क्या कहता है? जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्शन हम करते हैं उस पर्पस से रिलेटेड एक क्वेश्चनेयर फॉर्म बनाया जाता है। अगर आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होंगे, आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इकोनॉमिक्स का सर्वे का एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इसको फॉर्म को भरवा कर लेकर आना। वह फॉर्म बेटा भरवा कर लेकर जाते हो, उसमें क्या होता है? क्वेश्चनेयर होता है, क्वेश्चन होता है। जब मैं डेटा कलेक्शन करने जाऊंगा, अगर जिस पर्पस के लिए मेरा डेटा कलेक्शन करना है, अगर उस पर्पस के लिए डेटा कलेक्शन करते वक्त हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन की जरूरत है जिससे कि मेरा एक साउंड डेटा कलेक्शन हो जाए। अब सरकार
हर 10 साल पे सेंसस कराती है। तो सेंसस करने वाले जो सर्वेयर आपके घर में आते हैं तो देखते होगी उनके पास एक बड़ा सा पेपर होता है। पहले क्या करते हैं, वो आपका क्या करेंगे, आएंगे, घर का नंबर लेंगे, हाउस नंबर लिया जाएगा, उसके बाद हाउस नंबर लेने के बाद हेड ऑफ द फैमिली का नाम आएगा, उसके बाद वह डिफाइन करते हैं कितने फैमिली मेंबर हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आ गया। फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे कि कितने मेल मेंबर है और कितने फीमेल मेंबर हैं, ये डिफाइन हो गया। इसके बाद आएंगे कि किस एज ग्रुप के कितने मेल हैं और किस एज ग्रुप के कितने फीमेल हैं, कितने ओल्ड एज के हैं, कितने हमारे पास न्यूली बॉर्न है, ये सारी चीज भी डिटेल्स होती है। दूसरी चीजें हमारे पास कितने इस 10 साल के दौरान कोई डेथ हुआ है या किसी का बर्थ हुआ है, ये भी डिफाइन होगा। कितने लोग इंप्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारी डिटेल्स होती है उसमें। लोगों की इनकम कितनी है, हेड ऑफ द फैमिली की कितनी इनकम है, ये सारी डिस्क्राइब्ड होती है। क्यों? क्योंकि सरकार को यह जरूरत है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना बर्थ हुआ, कितना डेथ हुआ, बर्थ रेट निकालेगा, डेथ रेट निकालेगा। तो ये डेटा कलेक्शन करने से पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चनेयर फॉर्म बनाते हैं। क्वेश्चनेयर फॉर्म हम घर घर जो लोगों से जाकर पूछें, पॉपुलेशन से पूछने का मतलब घर घर जाकर अगर मैं पूछूं तो घर घर जाकर पूछने के बाद क्या होगा हमारे पास, वह क्या बताएगा, वह डायरेक्ट इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर होगा हमारे पास। यानी लोगों से घर जाकर क्वेश्चन फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन करना, दैट इज अ इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर। दूसरा है मेल क्वेश्चनेयर। मेल क्वेश्चनेयर क्या होता है, देखते हो कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि मैं पॉपुलेशन से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पाता हूं, तो उस केसेस में क्या होगा, जैसे आप कभी भी कोई बुक खरीदे होगे तो बुक खरीदने के बाद उस बुक के लास्ट में एक पोस्ट कार्ड होता है। उस पोस्ट कार्ड पे कहता है, ऑथर का होता है कि आप इस बुक के बारे में फीडबैक भेजो। अब देखो, ऑथर जो जिस राइटर का वह बुक है, जिस ऑथर की बुक है, वो उसे नहीं पता है कि इस बुक को कौन कौन परचेज कर रहा है, कौन कौन इसको स्टडी कर रहा है, कौन कौन रीड कर रहा है, यह पता नहीं है। जब यह पता नहीं है तो उस केसेस में अब बताओ कि वह कैसे उस परचेजर को कांटेक्ट करेगा। उसके लिए क्या कर दिया उसने, अपने बुक के पीछे एक पोस्ट कार्ड ले लिया और उसमें वह कुछ मैसेज लिखा और अपनी बुक के बारे में फीडबैक पता करने के लिए वह आपके बुक के पीछे पोस्ट कार्ड लगा दिया। अब अगर आप उस पोस्ट कार्ड को फिल करके रिवर्ट बैक कर देते हो तो क्या बन गया, वो मेल क्वेश्चनेयर बन गया। हमने डेटा कलेक्शन कैसे किया, बाय मेल किया, थ्रू द बाय पोस्ट, जिसको हम कह सकते हैं दिस इज द मेल क्वेश्चनेयर। अगला है पर्सनल इंटरव्यू। देखो, मेल इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर और पर्सनल इंटरव्यू में दोनों में अंतर है। पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होता है, यानी कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कभी देखते हो इलेक्शन का समय आता है, इलेक्शन के समय में न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले लोगों से यह पता करते हैं, यानी मान लो कि कोई भी किसी भी स्टेट की इलेक्शन होने जा रही है, वहां पे सीएम का कैंडिडेट अलग अलग है, तो वह वहां के लोगों से पूछती है कि सीएम किसको बनाना चाहिए, आप किसको सपोर्ट करते हो। लोगों से जाकर पूछते सीएम कैंडिडेट्स के बारे में, तब जाकर वो डेटा कहती है कि इस सीएम का पॉपुलैरिटी इतना है। तो अब बताओ, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। तो यहां पे क्या होगा, आपको कहेगा कि आप किसको पसंद करते हो, ये नहीं पूछेगा आप किसको वोट देंगे, ये पूछने का राइट नहीं है आप किसको वोट देंगे, आप पूछेगा आपके पसंद में कौन सा सीएम है। तो आप जो भी बताओगे उससे उसका निष्कर्ष निकलता है कि आपके लिए
क्या है, काइंड हार्टेड है किस सीएम के लिए, उसके लिए। भले वोट आप किसी को दें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, आपका वहां पे एक तरीके से मेंटल स्टेटस 90% पता लग जाता है, जिससे कि वह पता लगे कि यह किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पे पता किया जाता है, बाय पर्सनल इंटरव्यू लोगों से पता कर ली जाती है। तो कहा जाता है वो भी क्या, वो लोगों से जाकर पता किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सोर्स। दिस इज ऑल्सो द प्राइमरी सोर्स। उसके बाद बाय टेलीफोनिक, कभी कभी देखते हो टेलीफोन पे भी डेटा का कलेक्शन होता है। अब देखो कैसे टेलीफोन का पे कलेक्शन होता है डेटा। एक छोटा सा एग्जांपल, आपके पास अचानक एक कॉल आता है कि सर आप लोन लेना चाहते हैं क्या कार खरीदने के लिए। इत्तफाक से आपने कह दिया हां, ठीक है। अब देखो आपने कह दिया हां, तो आपसे वह पूरा का पूरा डिटेल्स लेगा कि आपका नाम क्या है, कहां रहते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप आईटीआर फाइल करते हैं कि नहीं करते, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं, क्या है, प्रोफेशन में है, ये सारी डिटेल्स आपको लेना शुरू कर देता है। वो क्या हो गया, वह डेटा कलेक्शन करने के बाद वह टेली मार्केटिंग कंपनी आपका डेटा कलेक्शन कर दिया, और जिस कंपनी के लिए वह डेटा कलेक्शन कर रही है उस कंपनी को वह प्रोवाइड कर देगा, उसके एग्जीक्यूटिव फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बाय टेलीफोनिक, डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट किया गया। दिस इज द बाय टेलीफोनिक। बड़ा आजकल नया आया है ईमेल और एसएमएस। देखते हो रियलिटी शो में, रियलिटी शो में क्या होता है, रियलिटी शो में आजकल क्या हो रहा है, वोटिंग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, भाई ये ईमेल है एसएमएस देखते हो, और कंटेस्टेंट कहता है कि आप मुझे वोट करें। वोट कैसे करते हो आप, या तो एसएमएस भेजते हो या ईमेल करते हो। ये भी क्या हुआ, एक अपील हुआ, कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट किया गया किससे, ऑडियंस से। ऑडियंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वह पॉपुलेशन से कांटेक्ट होता है। अगर जो पॉपुलेशन जिसको वोट करता है उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे डेटा कलेक्शन होती है। तो यह ईमेल के थ्रू जाते हैं तो आपका तो रिकॉर्ड्स आता है ना कि ये लोग हमें वोट किया है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द मेथड्स ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो आप लोग ध्यान रखना है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इज अ फर्स्ट हैंड, इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पॉपुलेशन, नॉट एनी अदर वे। डायरेक्ट पॉपुलेशन से ही कलेक्शन होगा, लेकिन कलेक्शन करने के तरीके अलग अलग होंगे। वह तरीका होगा कौन कौन सा, इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर, दूसरा हमारे पास क्या चीज, मेल क्वेश्चनेयर, बाय टेलीफोनिक, बाय पर्सनल इंटरव्यू एंड बाय ईमेल एंड एसएमएस। नॉर्मल तरीके का यह हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट, प्राइमरी सोर्स के बाद अब आता है कलेक्शन करने का दूसरा तरीका है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या कहता है, अगर आपके पास डेटा, अगर आपके पास डेटा, या सेकेंडरी सोर्स क्या कहता है, फर्स्ट हैंड डेटा नहीं, दिस इज द सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड डेटा, थर्ड हैंड डेटा, यानी फर्स्ट हैंड के बाद जो होगा वह क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड जो भी जाए वो क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। हम प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्शन कर रहे हैं, हमें एनालाइज करना है, जो कलेक्ट किया है उसी को एनालाइज करना है, उसी डेटा को हमने ले लिया, दैट इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या कहता है, द डेटा कलेक्टेड अदर देन पॉपुलेशन, अदर देन पॉपुलेशन, इसको लिख सकते हैं, द डेटा कलेक्टेड other than population.
is called secondary source of data. The data collected other than population is called secondary source of data. क्या कहेंगे? secondary source of data. अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा मतलब पॉपुलेशन से नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, अब कलेक्ट कहां से कर रहे हैं? अब सेकेंडरी सोर्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हमारा पब्लिश्ड हो जाता है और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड होता है. फर्स्ट इज पब्लिश्ड एंड सेकेंड इज अनपब्लिश्ड. पब्लिश्ड कहने का मतलब, अब मान लो कि कोई भी डेटा कलेक्शन हुआ, सरकार ने कराई सेंसस कराने के बाद वह अपनी एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तैयार कर दिया, स्टैटिस्टिकल बुक तैयार कर दिया, न्यूज़पेपर में दे दिया, मैगजीन्स में दे दिया, जर्नल्स में दे दिया, नोटिस सप्लाई कर दिया, सर्कुलर जारी कर दिया. ये क्या है? अगर डेटा अगर कलेक्शन पब्लिकली पब्लिश्ड हो चुकी है, अगर पब्लिकली पब्लिश्ड डेटा से आप जो भी कलेक्शन करते हो, दैट इज अ published data under the secondary source. Data collected from journals, magazines, newspaper, circular, reports. अगर यहां से डेटा कलेक्शन किया गया है, इट मीन्स डेटा इज कलेक्टेड, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड, पब्लिकली पब्लिश्ड लिख सकते हैं, publicly published data, और वहां से डेटा कलेक्शन किया गया है, दिस इज कॉल्ड पब्लिश्ड डेटा. पब्लिकली पब्लिश कहां होगा? न्यूज़पेपर में होगा, मैगजीन्स में होगा, जर्नल्स में होगा, रिपोर्ट्स में होगा, सर्कुलर्स में होंगे, नोटिस में होंगे, किसी चीज में भी हो सकता है. तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द पब्लिश्ड डेटा, और वहां से हमने डेटा कलेक्शन किया है. अब बात आती है कि दूसरा अनपब्लिश्ड, जहां पब्लिश्ड ही नहीं हुआ है, पब्लिकली पब्लिश नहीं है, यानी कि नॉट पब्लिकली पब्लिश्ड, नॉट पब्लिकली पब्लिश्ड. ऑर्गेनाइजेशन अपने पास सिर्फ रखा है. देखते हो, डीआरडीओ का नाम सुने होंगे आप लोग. डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वह डिफेंस के लिए साइंटिफिक वर्क करती है. उसका रिपोर्ट्स, उसकी रिसर्च का कोई भी एनालिसिस बाहर नहीं आता है, लेकिन साइंटिस्ट काम करते हैं. अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई किसी भी चीज पे काम कर रहा है, उसने जो भी डेटा कलेक्शंस किए हैं, जो भी रिसर्च कर रहा है, जो भी डेटा कलेक्शंस किया है, वह दूसरा साइंटिस्ट भी उस डेटा को यूज करते हुए आगे अगर करता है, वो आगे और रिसर्च करता है और आगे एनालाइज करता है, उस डेटा को यूज कर रहा है, तो वह पब्लिकली पब्लिश तो नहीं हुआ ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? दिस इज अ अनपब्लिश्ड डेटा. क्या कहेंगे? अनपब्लिश्ड डेटा. यानी पब्लिकली पब्लिश नहीं हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखा है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसर्चर्स के लिए वो डेटा यूज कर रहा है, तो उस केसेस में क्या कहेगा? दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बट इट इज अ अनपब्लिश्ड डेटा. यही लिखा मैंने, रिपोर्ट्स ऑफ द रिसर्चर्स केप्ट इन यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन in unpublished manner, and any researchers and any scientist uses that unpublished data for the further research, then it is called a unpublished data. तो यहां पे क्या हो गया? सोर्स क्या हो गया? अनपब्लिश्ड भी हो सकता है. दिस इज द अनपब्लिश्ड ऑफ डेटा. क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? फटाफट कॉपी कर लीजिए जरा इसको. Secondary source, the data which is not collected from directly from the population other than population is called secondary. Secondary is two types. First is published and second is unpublished. Published is data collected from the publicly published in newspaper, magazines, journal,
circular reports, etc. And any data which is kept in the organization in unpublished manner and that data is used for the any further research and scientific, then it is called a unpublished data. चलिए फटाफट लिख लीजिए जरा इसको. चलिए हो गया होगा आप लोगों का. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग सॉर्टिंग मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे. यहां पे सॉर्टिंग क्लास ये क्या कहता है, सॉर्ट करना, क्लासिफाई करना. छांटना है ना अब हमें, तो छांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा. दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉर्टिंग. दिस इज द पार्ट ऑफ सॉर्टिंग. दिस इज सॉर्टिंग. क्लासिफाई करना है डेटा को. अब डेटा का क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, ध्यान देना है. सबसे पहले डेटा का क्लासिफिकेशन हमें डिपेंड करता है कि कैसे किया जाए. हमें सोचना पड़ेगा टाइम के आधार पर, प्लेसेस और सिटीज के आधार पर, न्यूमेरिक डेटा के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, किसके आधार पर. तो सबसे पहले हमें जब सॉर्ट करने की बात आती है, पर्पस डिफाइंड है, उससे रेलेवेंट डेटा है, उस रेलेवेंट डेटा को हम डिफरेंट टाइप्स तरीके से, डिफरेंट वे में उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. बेटा देखो, ज्योग्राफिकल कहने का मतलब हिंदी में जिसको कहते हैं भौगोलिक परिस्थितियां. भौगोलिक कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा हिंदी, लेकिन भौगोलिक इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में. ज्योग्राफी कहने का मतलब प्लेस, सिटी, लोकेशंस. ये क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बोला जाता है. तो लोकेशन के आधार पर, सिटी के आधार पर, प्लेस के आधार पर कोई भी डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाए उसे क्या कहेंगे, दैट इज अ ज्योग्राफिकल classification. Data is classified according to the place, city, country, locations. That is a locations. उसके आधार पर क्लासिफाई किया जाए तो क्या कहा जाएगा, दिस इज अ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. आज कोविड-19 का ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है. कितने कंफर्म्ड केस इंडिया में, कितने यूएस में, कितने इटली में है, किस कंट्री में कितने कितने कंफर्म्ड केस हैं, कितने एक्टिव केस हैं, कितने हमारे पास रिकवर्ड केस हैं और कितने डेथ केस हैं. दिस इज कंट्री वाइज जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, वह क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम, दैट इज अ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. दैट इज अ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. क्लियर है बेटा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है. चलिए अब देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड लोकेशन. बिल्कुल, प्लेस एंड लोकेशन कहने का मतलब सिटी, कंट्री, आ गया कि नहीं आ गया, सिटी, कंट्री, विलेज, कुछ भी, that is also the geographical location. and geographical locations के आधार पर क्लासिफिकेशन है.
कंट्री के आधार पे लोकेशन क्लासिफिकेशन है, तो इसका दूसरा नाम, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम होता है स्पैटियल क्लासिफिकेशन। नाम याद रखना है आपको, स्पैटियल क्लासिफिकेशन। स्पैटियल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आपको नाम याद रखना है, क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन तो बनता है इस पर, क्लासिफिकेशंस में से एमसीक्यू पूछ देता है। क्लियर है बेटा? चलिए, दूसरा है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या कहता है? यह कहता है बेसिस ऑफ टाइम। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी वर्ड ही होता है टाइम से रिलेटेड होता है, ईयर वाइज, डेज वाइज। अब देखोगे, अब अगर मैं कहता हूं कि अगर टाइम के आधार पर, तो वह क्रोनोलॉजिकल हो गया। इंडिया में कोविड-19 का आज कितना केस है, कल कितना केस था, उससे पहले कितना केस था, डेज के आधार पर, टाइम के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओवरऑल वर्ल्ड की अगर मैं कोविड-19 की बात करूंगा, तो ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे पहले ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के बाद आज कितना हर स्टेट का कितना कितना है, तो हर स्टेट क्रोनोलॉजिकल क्या बनाएगा, अपना क्लासिफिकेशन करेगा। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम, या टाइम के आधार पर होता है। टाइम मतलब डेज, मंथ, ईयर वाइज। पिछले साल मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, आज इतना प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ, इसका अगर आप डेटा क्लासिफिकेशन करते हो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द व्हाट इज दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल। नाम याद रख लेना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल। टाइम कहने का मतलब ईयर वाइज, मंथ, डेज, आवर्स, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज अ chronological classification, and chronological classification is called temporal। क्या कहते हैं? temporal classification। क्या कहेंगे? temporal classification। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव, क्वालिटी डिफाइन करेगा, क्वालिटी। And quality is also define attributes, and attributes is also known as character। यानी किसी कोई भी डेटा कलेक्शन, क्वालिटी, दैट इज एट्रीब्यूट्स, गुड, बैड, वेरी गुड, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्क्स, वो क्या है? क्वालिटी है। तो उसके आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर अगर कोई भी डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाए, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल। ध्यान रखना, क्वालिटी होगा तो ऑर्डिनल होगा, इसमें सिंपल भी होगा और कई एक भी हो सकता है। सिंपल मतलब हमारे पास देखते हो, आपका अगर 10th का मार्कशीट ग्रेडिंग सिस्टम पे होगा तो ग्रेडिंग सिस्टम सिंपल हो गया, लेकिन उसमें एक और कुछ और भी जोड़ दिए जाएं तो मैनीफोल्ड हो जाता है। तो वो यहाँ पे सिंपल भी हो सकता है, मैनीफोल्ड भी हो सकता है। अब देखोगे, मान लिया कोई भी ड्रग का टेस्ट कर रहे हैं हम, अब ड्रग का टेस्ट में इफेक्ट हुआ एस, नो, कौन कौन से ड्रग्स हम यूज करें, दैट इज द मैनीफोल्ड हो गया। नॉट ओनली वन आ रहा है, कई एक हमारे पास है, तो उसके आधार पर वह मैनीफोल्ड हो जाता है। अगला है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब न्यूमेरिकल। क्या होना चाहिए? दिस इज न्यूमेरिकल। और यह न्यूमेरिकल ऑलवेज वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपकी इनकम डेटा का लें तो इनकम डेटा क्या होगा? वह क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा। आपकी इनकम का डेटा क्या होगा? हमारे पास
न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकली हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कहा जाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज क्वांटिटेटिव इज बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड वेरिएबल्स। क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एंड वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव ऑलवेज वेरिएबल्स होता है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को या कैरेक्टरिस्टिक को, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी कहते हैं वेरिएबल्स क्लासिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड दिस इज द कार्डिनल डेटा। ध्यान रखना, कार्डिनल डेटा इज क्वांटिटेटिव, ऑर्डिनल डेटा इज व्हाट? क्वालिटेटिव। क्या होता है? ऑर्डिनल इज क्वालिटेटिव। आपको ये याद रखना है इस चीज को। तो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में क्या आ गया? 4 टाइप पढ़ा हमने। ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल को क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल प्लेस, लोकेशन, सिटी, कंट्री के आधार पर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल। इसका दूसरा नाम है स्पैटियल। टाइम के आधार पर होगा तो क्रोनोलॉजिकल, इसका दूसरा नाम है टेम्पोरल। अगर हमारे पास क्वालिटी के आधार पर, एट्रीब्यूट्स के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, क्वालिटेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। अगर क्वांटिटी, वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल डेटा होगा तो वह क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, इसको कहते हैं कार्डिनल डेटा। आप ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद अब अगला फंक्शन देखो, हमारे पास पहला फंक्शन क्या था? कलेक्शन पढ़ लिया हमने, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद हमने आ गए क्लासिफिकेशन पे। अब आ गए क्लासिफिकेशन मतलब सॉर्टिंग हो गया। अब अगला प्रेजेंटेशन। देखोगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब अब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या कहते हैं हम? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए क्या कहा जाएगा? तो कैसे प्रेजेंट किया जाए कोई भी लेमैन समझ सके। अगर न्यूमेरिकली हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यस नो के आधार पर केवल हम डेटा का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। टेक्स्ट में केवल हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा स्टडी का, बस उसमें कुछ नहीं होता है। यह डिस्क्राइब्ड वे में केवल प्रेजेंट कर दी जाएगी, टेक्स्ट फॉर्म में किया जाएगा। दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव यानी कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। जैसे कोई भी रिपोर्ट्स निकाल दिया गया, रिपोर्ट्स क्या है हमारे पास? अगर कोई भी एक पैराग्राफ में रिपोर्ट्स दे दिया गया, उसी रिपोर्ट्स को अगर आप डेटा मानते हो तो क्या हो गया? वो आपका हो गया टेक्सचुअल फॉर्म में। टेक्सचुअल फॉर्म में इतने वर्कर्स है, देयर आर 40 वर्कर्स एंड इन अ कंपनी एंड 40 मेल एंड 50 फीमेल्स एंड दिस इज अ डेटा अवेलेबल। क्या? दिस इज अ टेक्सचुअल। ये हमारे पास टेक्सचुअल है। उसमें स्किल्ड कितने, अनस्किल्ड कितने, सारी टेक्सचुअल है, न्यूमेरिकली कुछ नहीं दिया हुआ है। ये सारी हमारे पास एक टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर दिया गया, एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बाद आता है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर फॉर्म आप लोग बड़ा कॉमन सा चीज है। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? ध्यान देना जरा। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या कहता है? सबसे पहला आपको टेबल नंबर होगा ऊपर, सबसे पहला टेबल नंबर होगा। उसके बाद एक हेडिंग होगा। अब उसके बाद देखोगे, मैं बताता हूं, यहां पे कुछ भी हेडिंग होगा, ABC लिमिटेड कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है,
उसके बाद नीचे हमारे पास अब देखोगे यहां पे सबसे पहला टेबल नंबर होता है, या टेबल बोला जाता है, टेबल नंबर या हेडिंग होगा, ठीक है। अब क्या कहेंगे हम, सब हेडिंग भी होता है, देखोगे इसे कहते हैं सब हेडिंग, लेकिन इसको क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं कैप्शन। ध्यान रखना, सब हेडिंग वाला पार्ट होता है कैप्शन, इसे क्या कहते हैं, सब हेडिंग, सॉरी स्टब। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड स्टब, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट, इसे कहते हैं हम बॉडी पार्ट। दिस इज अ बॉडी पार्ट, और नीचे होता है सोर्स। तो इस तरह का जो भी टेबल का फॉर्म होता है, आप भी देखे होगे, अकाउंट्स में बनाते हो, ऊपर टेबल नंबर नहीं लिखते हो लेकिन टेबल नंबर होता है, उसके बाद P&L अकाउंट ऑफ द फलाना कंपनी दे दिया, P&L अकाउंट ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, दैट इज द हेडिंग। उसके बाद पर्टिकुलर्स वगैरह देते हो कि नहीं देते हो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म यहां पे इस तरीके से होता है। इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, टेबल नंबर, हेडिंग, सब हेडिंग भी हो सकता है, कैप्शन, स्टब, बॉडी पार्ट एंड सोर्स, जिसको हम कहते हैं फुट नोट। यहां पे क्या कहते हैं इसको, फुट नोट। क्या कहते हैं उसको, फुट नोट। ये हमारे पास क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, सिंपल वे में कोई भी समझ जाएगा। अगर मान लिया कि हमारे पास पास स्टूडेंट का 2005 में मेल कितने पास हुए, फीमेल कितने पास हुए, कंबाइन कितना हुआ, 2006 में कितने पास हुए, फीमेल कितने पास हुए और कंबाइन कितने पास हुए, इससे क्या पता लग जाएगा, हम बता सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल कितना रिजल्ट परसेंटेज आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं आगे, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम एंड हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट यानी हिस्टोग्राम से भी हम पता लगा सकते हैं कि कितना कितना हमारे पास डेटा कलेक्टेड है। बार डायग्राम से भी देखते हो कि सेक्टर वाइज अगर हम देखते हैं तो बार डायग्राम से देखते हैं। और टाइम जो क्रोनोलॉजिकल डेटाज होते हैं उसको हमने टाइम के आधार पर 1995 में फूड सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ। तो अगर हम सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करते हैं 1995 में, 1996 में, तो इसको बार डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट, अगर सर्कुलर सेक्टर वाइज डिफाइन करते हो, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंट सेक्टर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं, ईयर वाइज नहीं, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, एक साल का, अगर कोई भी सेक्टर का कितना हमारे पास डेटा कलेक्टेड है, कितना ग्रोथ है, कितना परसेंटेज कवर अप हो रहा है, तो उस केसेस में क्या कहेंगे, दैट इज द पाई चार्ट।
यह सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब जब डेटा कलेक्शन कर लिया तो मोर देन वन डेटा हमारे पास कितनी बार फ्रीक्वेंसी आता है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन कौन से अप्लाई करते हैं, हिस्टोग्राम एंड एरिया डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स एंड ओजाइव कर्व्स। ओजाइव कर्व्स हम आगे यूज भी करेंगे, अभी इसको आगे और भी हम चीजें यूज करेंगे। तो ये हमें यह ध्यान रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था, लेकिन अगर यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, हिस्टोग्राम के द्वारा कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा कर सकते हैं और ओजाइव कर्व के द्वारा कर सकते हैं। ओजाइव कर्व, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं देखोगे जरा, क्लास इंटरवल में इस तरीके से बनाते हैं हिस्टोग्राम। क्लास इंटरवल वाइज अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो इससे भी कोई भी चीज़ हम रिजल्ट पता कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी है फ्रीक्वेंसी वाइज इस तरीके से बढ़ते चले जाएं तो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ओजाइव कर्व ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, दैट इज अ ओजाइव कर्व। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसको अगर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से हैं, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स या हमारे पास ओजाइव कर्व। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी कर्व कौन कौन से हैं, बेल शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व, जे शेप्ड कर्व और मिक्स कर्व। बेल शेप्ड कर्व क्या कहता है, अगर कोई भी कर्व, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का कर्व बनाए, आगे हम बेल शेप्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यह बेल शेप्ड कर्व बनाता है दैट इज अ बेल शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, यू शेप्ड कर्व, जे शेप्ड कर्व, इस तरीके का मिक्स्ड हमारे पास यू एंड जे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी कर्व भी डिफाइन होती है। फ्रीक्वेंसी कर्व को डिफाइन अकॉर्डिंग टू डेटा, कैसे कर्व फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यह फ्रीक्वेंसी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यह बेल शेप्ड है, यू शेप्ड है, जे शेप्ड है या मिक्स शेप्ड कर्व है। इसके आधार पर फ्रीक्वेंसी कर्व को डिफाइन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स कहां कहां अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स में तो होना ही होना है, इकोनॉमिक्स में तो होना ही होना है, इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज होगा। जीडीपी, एनडीपी, कंट्री की पता करनी है, दैट इज अ इकोनॉमिक्स। बिजनेस मैनेजमेंट, पास्ट रिकॉर्ड चाहिए, पॉलिसी फॉर्म करने हैं, कैसे बनाएंगे, पास्ट रिकॉर्ड्स के आधार पर। कोई कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में पास्ट रिकॉर्ड्स के आधार में क्या क्या उसके चेंजेज हो रहा है, आगे कैसे ग्रोथ करना है, उसकी पॉलिसी फॉर्मेशन करनी है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट में यूज होगा। कॉमर्स और इंडस्ट्री भी यूज होगा। आज देखो आज स्थिति क्या है, लॉकडाउन के कारण सारी कॉमर्स और इंडस्ट्री की हालत खराब हो चुकी है। पास्ट रिकॉर्ड्स क्या था, अभी प्रेजेंट सिनेरियो के कारण क्या हुआ, इसके आगे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें डेटा एनालाइज की जाएगी। दैट इज अ यूजेज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई कहां कर सकते हैं, कहां पे, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, और उसके बाद हमारे पास क्या चीज हो जाएगा, दिस इज द कॉमर्स इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स के। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस भी हैं स्टैटिस्टिक्स के। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, सबसे पहला हमारे पास कहता है स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डील करता है एग्रीगेट को, सिंगल इंडिविजुअल डेटा को नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल एंड कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फर्स्ट हमारे पास इट डील्स विथ
aggregate, not individual. Individual has no significance. Individual has no significance. इसके बाद हमारे पास सेकेंड, डेटा हमारे पास इफेक्ट होता है जिसके कारण इनएक्यूरेसी भी आने की संभावना होती, इनएक्यूरेसी रिजल्ट। डेटा गलत भी आ सकता है, क्योंकि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से डेटा कलेक्शन होता है, अगर डेटा गलत आ गया तो रिजल्ट भी इनएक्यूरेट आ जाएगा, इनएक्यूरेट रिजल्ट, इनएक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। थर्ड हमारे पास है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी कंजम्पशन होता है। फोर्थ हमारे पास एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी होता है। क्लियर है? तो ये तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो अभी तक तो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, लेकिन फंक्शन में अभी हम लोगों को एनालिसिस पढ़ना है। एनालिसिस कैसे करेंगे? अब एनालाइज करना है डेटा आपके पास क्या करता है, एनालिसिस कैसे करोगे आप? एनालिसिस ऑफ डेटा, तो इसमें हम टूल्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? टूल्स। व्हाट टूल्स? क्या होगा? स्टैटिस्टिकल टूल्स और दूसरा होगा प्रोबेबिलिस्टिक टूल्स। प्रोबेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले मैथमेटिक्स में हुआ करता था अर्लियर, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कहा गया है। स्टैटिस्टिकल टूल्स कब? किसी भी डेटा को अगर हमें एनालाइज करना है स्टैटिस्टिकल टूल से, तो जैसे आप सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, दिस इज यूज्ड, और भी वेरियस हैं, दिस इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। या हम एनालाइज करने के लिए डेटा यूज करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक टूल्स में क्या आएगा? सैंपलिंग एंड हाइपोथेसिस। हम यहां पे सैंपलिंग करेंगे, सैंपल ड्रॉ करेंगे, सैंपल ड्रॉ करने के बाद अपनी एजम्पशंस के आधार पर वह चेक करेंगे कि यह मेरा सैंपल अप्रूव्ड है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, दैट इज अ सैंपलिंग। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो कि अगर मैंने कहा 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स का मैंने एक वेट लिया, एवरेज 855 केजी आया, लेकिन मैंने 10 स्टूडेंट्स को ले लिया। 10 स्टूडेंट्स को लेने के बाद, 10 स्टूडेंट्स को लेने के बाद क्या हुआ? उसका एवरेज निकाला तो थोड़ा सा डिफरेंस आया, मतलब 55 के जगह पे 60 आ गया। अब 10 के बदले मैंने 20 ले लिया, 30 ले लिया, इस तरीके से सैंपल साइज को बढ़ाते चले जाते हैं। इस तरह का अगर हम कोई वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या एरर्स आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिस्टिक हम एनालिसिस करें, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। तो इसमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, देयर आर वेरियस टेस्ट। हम लोग को सिर्फ नाम पढ़ना है इसमें। तो जब भी हम सैंपलिंग करते हैं तो वहां पे एस्टिमेटर होता है। एस्टिमेटर एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल हमारे पास टूल्स है जिसके द्वारा हम कोई भी एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेटर ऑलवेज क्या होना चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ध्यान रखना, कंसिस्टेंट, अनबायस। अनबायस कहने का मतलब
क्योंकि पक्षपात कर नहीं हो सकता है। अगर कोई भी आप सैंपलिंग एरर सैंपलिंग करते हो, अपने हिसाब से डेटा का सैंपल ले लेते हो, तो आप अपने हिसाब से रिजल्ट मांग रहे हो। तो अगर रैंडमली ली जाए, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, वह किस चीज से होना चाहिए, ऑलवेज आपका किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। तो हमेशा एस्टिमेटर क्या करेगा, कोई भी डेटा का जब सैंपलिंग होता है उसका एस्टिमेशन की जाती है, तो एस्टिमेटर होता है, गुड एस्टिमेटर क्या कहता है, अनबायस। गुड एस्टिमेटर इज अनबायस। कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, ये हमारे पास होना चाहिए। और ये हमारे पास क्या है, इसका गुड एस्टिमेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिख लोगे इसको, गुड एस्टिमेटर का कौन कौन से हैं, अनबायस होना चाहिए, पक्षपात नहीं करने वाला होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, थर्ड सफिशिएंसी, रिजल्ट देने में सक्षम होने चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, थर्ड एफिशिएंसी, सॉरी फोर्थ एफिशिएंसी। यह 4 गुड एस्टिमेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तभी हम कोई भी चीज को सैंपलिंग करते हैं। और मीन मीडियन मोड तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स का टूल्स है, तो यह हमारे पास यूज होता है स्टैटिस्टिकल टूल्स में। और इसी टूल्स के आधार पर आप क्या करते हो, इसी टूल्स के आधार पर आप इंटरप्रिटेशन करते हो, फ्यूचर रिजल्ट्स पता करते हो। तो लास्ट में जो एनालाइज होता है वो क्या हो गया, एनालिसिस के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, वह फ्यूचर प्रिडिक्शन की जा सकती है। ठीक है, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेटा बिल्कुल एक एक पॉइंट्स आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आप लोग एक एक पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। अगर कोई डाउट्स हो तो आपने इस नंबर पे कॉल कर लेना है, मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू आज के लिए।